जो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है फिर से चंदवंश। तो चंदवंश का भी पहला ही पार्ट मैंने आपको दिया था, तो काफ़ी दिन हो गए हैं उस पार्ट को दिए हुए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपको। तो कुमाऊं के चंदवंश की हमने शुरुआत करी थी। वंशावली में मैंने बताया था कि 62 राजाओं का वर्णन मिलता है, तो ये वंशावली अलग अलग इतिहासकारों द्वारा दी गई है। और चंदवंश का जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो 1317 में कुमाऊं से प्राप्त हुआ। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा अभयचंद ने करवाया था। मुस्लिम साहित्य की बात करें तो फरिश्ता, बदायूनी, जहांगीर ने भी क्या किया, चंद राजाओं का उल्लेख किया है। परमार वंश के इतिहास से, नेपाल के इतिहास से और कुछ स्मारकों से हमें चंद वंश की जानकारी मिलती है। फिर हमने देखा था एटकिंसन के बारे में कि सबसे पहले जो क्रमबद्ध वृत्तांत है वो एटकिंसन द्वारा प्रस्तुत किया गया। इनका पूरा नाम देखा था, एडविन फेलिक्स थॉमस एटकिंसन। और ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आया भी था ये क्या थे, तो आयरिश कीट विज्ञानी थे ये, इतना हमने देख लिया था। इसके बाद हमने चंदवंश के संस्थापक पे चर्चा करी थी कि सोमचंद संस्थापक है या थोरचंद संस्थापक है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय पर माना कि सोमचंद कहाँ आया था, कुमाऊं आया था। क्या कहानी थी उसके पीछे, सब कुछ आपको बता दिया गया है। इसके बाद हमने थोरचंद के बारे में देखा था, जो कि वंशावली में 23वां राजा है। फ्रेजर साहब, हर्षदेव जोशी और किंगडम ऑफ नेपाल के लेखक फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने थोरचंद को संस्थापक माना है, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके अतिरिक्त मैंने मूल स्थान बताए थे। फिर मैंने सोमचंद के बारे में बताया था कि शिव का उपासक था, चंपावत में राजधानी थी। चंपावत की एक छोटे से जगह में इसकी राजधानी थी जो इसको दहेज में मिली थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा चंपावत ही इनके पास है या बहुत बड़ा एरिया इनके पास है, छोटा सा एरिया इनके पास है। ये अगर मान लीजिए उत्तराखंड है तो इतने एरिया में इस समय ये राज किया करते थे। राजभुंगा किला का निर्माण करवाया, चाराल व्यवस्था का उदय हुआ किसके द्वारा? सोमचंद के द्वारा। दोनकोट के खस राजा रावत राजा को हराया। कालू तड़ागी इसका वीर सेनापति था। इतना हमने देख लिया था। मेहरा और भरतियाल दल पे नियंत्रण किया, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करी और अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य थे ये सभी मैंने आपको बता दिए थे। तो इसके बाद हम देखते हैं अब क्या है। राजा आत्मचंद कुछ नहीं किया इसने, एकदम खत्म राजा था, केवल इसलिए याद रखना पड़ रहा है कि ये सोमचंद का पुत्र था। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये सोमचंद का पुत्र कौन है? आत्मचंद। टाइम पीरियड मैंने जरूर लिखा है यहाँ पे, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। तो जो सोमचंद की कत्यूरी रानी थी चंपा, उससे उत्पन्न पुत्र था कौन? आत्मचंद। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको इसमें। राजा पूर्णचंद शिकार का काफी शौकीन राजा था, राजकाज में इसने कुछ ध्यान नहीं दिया, ये भी एकदम खत्म राजा था। बस तराई भाबर में ये शिकार करने में मस्त रहता था। यहाँ से भी प्रश्न बनने के चांस ना के बराबर हैं, ये भी महत्वपूर्ण राजा नहीं है, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। और टाइम पीरियड तो बिल्कुल भी याद ना करें आप, ठीक है, बिल्कुल भी याद ना करें। जहां से मैं कहूंगा वहां से आप टाइम पीरियड देखना शुरू करें। इसके बाद आता है राजा इंद्रचंद। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि इसने कुछ खास काम किए हैं, इसलिए हमें इसे याद रखना पड़ेगा। तो 758 से 778 ईस्वी का टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड तो फिर भी याद नहीं रखना हमें। अब क्या हुआ, राज्य में सोंग जांग गापो की रानी 7वीं शताब्दी में रेशम के कीड़ों को चीन से लाई, चीन से तिब्बत में। ठीक है, चीन से तिब्बत में सोंग जांग गापो, कितना अजीब नाम है ना, कोई राजा था। ठीक है, तो इसकी रानी क्या है, 7वीं शताब्दी में रेशम के कीड़ों को लाई, कहाँ से? चीन से लाई, तिब्बत में। अब चीन से जब तिब्बत में रेशम के कीड़े पहुंच गए तो यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलने लग गया, नए नए कपड़े यहाँ पर होने लग गए। तो यहाँ पर इस राजा ने, किसने? इंद्रचंद ने, इसने बोला यार हम भी करते हैं, क्या करते हैं, इन कीड़ों को लेके आते हैं, कहाँ? अपने कुमाऊं में। तो तिब्बत से फिर ये कीड़े राजा इंद्रचंद इनको कुमाऊं लेके आएगा। पहले तो चीन से तिब्बत कौन ले जा रहा है? सोंग जांग गापो की रानी थी कोई, 7वीं शताब्दी में रेशम के कीड़ों को चीन से कहाँ लेके आई? तिब्बत में लेके आई। और फिर तिब्बत से कौन लेके आया? राजा इंद्रचंद। राजा इंद्रचंद इन कीड़ों को कुमाऊं लाया और यहाँ पर रेशम का कारोबार खोला। जब इंद्रचंद ने देखा कि तिब्बत में रेशम का कारोबार अच्छा पनप रहा है तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अब क्या करूं, कुमाऊं में भी इन कीड़ों को लाऊं और यहाँ पर भी रेशम का कारोबार खोलूं, जिससे लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, हमें भी फायदा होगा। तो रेशम का कारोबार खोला और इस कार्य में जो लगे व्यवसायी थे उनको पटवा या पटौवा कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे, जो रेशम के कीड़े इंद्रचंद्र तिब्बत से लाया था और जब यहाँ पर कारोबार खोला गया तो इस कार्य में जो लगे हुए व्यवसायी होते थे उनको पटवा या पटौवा कहा जाता था। अब थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, पटौवा रंग वाली, पटवाली या पटरंग वाली। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता था? इसका अर्थ होता था अफवाह, झूठी खबरें। और इन झूठी खबरों की शुरुआत किसके समय हुई? इंद्रचंद्र के समय हुई। क्या था ये पटरंग वाली, थोड़ा सा देख लेते हैं।
पटोवा रंग वाली, पटवाली या पटरंग वाली शब्द का जो अर्थ है वो है झूठी खबर या अफवाह। इसकी उत्पत्ति इंद्रचंद के समय हुई, जब तिब्बत से कीड़े लाकर रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य शुरू हुआ तो इस काम में जो लगे व्यवसायी होते थे उनको पटोवा या पटवा कहा जाता था। इन पटवाओं का मानना था कि जब हम रेशम के धागों को रंगते हैं ना तो उस वक्त यदि नगर में बिना सर पैर की कोई झूठी खबर उड़ा दी जाए तो क्या होता है, खबर फैला दी जाए तो रंग चटक मिलता है, जो कपड़ों में रंग आता है वो चटक रंग मिलता है, अच्छा रंग दिखने को मिलता है। तो और जो ये अफवाह फैलाने का काम करेंगे कौन करेंगे, राज दरबार द्वारा होगा, ताकि अफवाह को विश्वसनीय बनाया जा सके। मतलब लगे भी कि हाँ यार खबर क्या है, पक्की है। तो झूठी खबरों को सच्चा बनाने का कार्य किसके द्वारा किया गया, राज दरबार द्वारा, ताकि कपड़ों में चटक रंग आ सके, ऐसा माना जाता था। अब होता थोड़ी होगा ऐसा, लेकिन माना जाता था। क्या कर सकते, पढ़ना पड़ेगा। हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि पटवा या पटोवा किसको कहा जाता था, रेशम कार्य से लगे हुए व्यवसायियों को। अब झूठी खबर फैलाई जाती थी। तो इस बार एक बार क्या हुआ, ऐसी खबर फैली कि एक लड़की चूड़ी पहनकर धान कूट रही थी और उसकी चूड़ियों की आवाज सुनकर ओखल में से एक चुड़ैल आ गई और लड़की चुड़ैल को देखकर मर गई। तो ऐसी मतलब जिसका कोई सर है ना पैर है, इस टाइप की अफवाहें उड़ती थी, उनको कहा जाता था पटोवा रंगवली, पटवाली या पटरंग वाली। तो इसकी शुरुआत किसके समय हुई, इंद्रचंद के समय हुई। बस आपको इतना ध्यान रखना, इंद्रचंद से एक तो इसने रेशम का कारखाना खोला, कहाँ, कुमाऊं में, और इस कार्य में लगे जो व्यवसायियों को पटोवा या पटवा कहा जाता था। और पटोवा का अर्थ क्या है, अफवाह या झूठी खबरें। बस इतना ध्यान रखना है। अगला राजा है राजा वीणाचंद। ये भी खत्म राजा था, एकदम खत्म राजा, कोई संतान नहीं थी। टाइम पीरियड याद रखने की जरूरत, हाँ पढ़ सकती है यहाँ पे टाइम पीरियड, थोड़ा सा क्यों महत्वपूर्ण देख लेते हैं। कोई संतान नहीं थी, भोग विलास में जीवन बिताया, एकदम मजे में। इसकी मौत के बाद क्या किया, खसों का आक्रमण होता है। इसने अपनी जो राज्य की व्यवस्था थी उसको इतना कमजोर कर दिया था कि खसों ने प्लान बना लिया था कि अब हम क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, कहाँ, कुमाऊं पर। कुमाऊं पर भी नहीं कह सकते हम, छोटी सी जगह जो चंपावत है जहां पर शासन चल रहा था किसका, चंद्रवंश का। तो इसकी मौत के बाद खसों का आक्रमण होगा और खस जीत जाते हैं और लगभग 200 साल तक राजा वीणाचंद की मौत के बाद खसों का राज्य होगा, कहां पर, जहां पर अभी तक चंद्रवंश के राजा राज्य कर रहे थे। तो किस राजा की मौत के बाद कुमाऊं पर लगभग 200 वर्षों तक खसों का शासन रहा, तो वीणाचंद के बाद। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या आएगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है। तो 200 साल तक क्या होगा, अब खसों का राज्य होगा। कुछ प्रमुख खस राजाओं के नाम है बीजड़, जीजड़, जाजड़, अजीब से नाम है, ठीक है। तो बीजड़, जीजड़, जाजड़, इस टाइप के खस राजा हुआ करते थे। तो 200 सालों तक ये राजा राज्य करेंगे। अब 200 सालों तक जब खस राजा राज्य करेंगे, ये काफी क्या करेंगे, प्रजा पे अत्याचार करेंगे। अत्याचार करेंगे तो कोई ना कोई अब उभर के सामने आएगा और राजा वीरचंद को यहाँ पर राजा बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो खसों के शासन से परेशान जनता ने वीरचंद को राजा बनने के लिए आमंत्रित किया और श्री सोन खड़ायन नाम का एक सरदार मुखिया बनाया जाता है। और ये क्या करता है, सेना इकट्ठी करता है और किसके संचालन में, वीरचंद के संचालन में युद्ध होता है और इस युद्ध में खस राजा स्वपाल मारा जाता है। ठीक है, तो मुखिया कौन है, सेनापति कौन है, श्री सोन खड़ायत, किसका, राजा वीरचंद का। वीरचंद का सेनापति कौन है, श्री सोन खड़ायन, और ये सेना का निर्माण करता है और वीरचंद के नेतृत्व में राजा स्वपाल को मार देता है, कौन, श्री सोन खड़ायन। और इस प्रकार एक बार पुनः वीरचंद द्वारा चंद्रवंश की स्थापना होती है। देखिए चंद्रवंश एक समय से खत्म हो गया था यहाँ पे, कहाँ पे, वीणाचंद के समय, क्योंकि खसों का शासन आ गया था। 200 साल कम थोड़ी होते हैं, तो 200 साल तक कोई राजा आया ही नहीं चंद्रवंश का। फिर कौन आया, वीरचंद। तो याद रखेंगे 200 साल बाद कौन शासक बना, लगभग वीरचंद। तो यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बाद है राजा नानकी चंद, 1177 से 1195 तक। इसने कुछ खास काम तो नहीं किया। नानकी चंद को हमें क्यों याद रखना पड़ रहा है, क्योंकि इसके समय अशोक चल ने आक्रमण किया था 1191 में, और ऐसा माना जाता है कि कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में अशोक चल का क्या था, शासन हुआ करता था। और इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, किस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि 1191 में कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में अशोक चल का शासन हुआ करता था, तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। थोड़ा एक दो पॉइंट और लिख लीजिए अशोक चल के बारे में, मैंने लिखे नहीं है। सहणपाल व पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया शिलालेखों में से, सहणपाल व पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया शिलालेखों में
अशोकचल को शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित खस देश का राजाधिराज कहा गया है। तो खस देश का राजा कहा गया है किसके? सहणपाल, लिख लेता हूं यहाँ पे सहणपाल, ये ऐसे, ठीक है। सहणपाल हुआ पुरुषोत्तम, ठीक है। सहणपाल हुआ पुरुषोत्तम के बोध गया शिलालेखों में उसे क्या कहा गया है? खस देश का राजाधिराज कहा गया है। इसके अतिरिक्त एक फैक्ट और लिखेंगे आप अशोकचल में कि अशोकचल कौन से कुल का था? बैरात कुल का था, ठीक है। कौन से कुल का था? बैरात, ठीक है। अशोकचल बैरात कुल का था। तो 1191 के पश्चात क्या है? डोटी नेपाल के चल राजाओं का यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि उन्होंने यहाँ पर शासन किया था। तो कहाँ गए थे ये? अशोकचल, नेपाल के, डोटी के। और 1191 के पश्चात यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया और कुछ समय तक इन्होंने शासन किया, ऐसा हमें पता चलता है गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। अब बात करते हैं 23वां राजा थोवरचंद के बारे में। इसका टाइम पीरियड 1261 से 1275। हर्षदेव जोशी, फ्रेजर शाह, फ्रांसिस हैमिल्टन, यशवंत कटोच के अनुसार थोवरचंद ही चंद्रवंश का संस्थापक था। तो इतने सारे लोगों ने किसको संस्थापक माना है? थोवरचंद को संस्थापक माना है। अगर हम थोवरचंद को संस्थापक माने तो जो अभी तक हम पढ़ रहे थे सब खत्म, मतलब वो सब झूठ है, वो कुछ भी सच नहीं है उनमें, अगर हम मान ले तो। लेकिन हम नहीं मानेंगे, ठीक है। हम सोमचंद को ही संस्थापक मान के चल रहे हैं। अब देखते हैं चंद्रवंश की सीरापट्टी में थोवरचंद का उल्लेख थोर अभयचंद के रूप में हुआ है। चंद्रवंश की जो सीरापट्टी है उसमें थोवरचंद का उल्लेख किसमें हुआ है? थोर अभयचंद के रूप में हुआ है। और अभयचंद के गढ़सारा कूट ताम्रपत्र में, गढ़सारा कूट ताम्रपत्र में उसे थोरहत अभयचंद कहा गया है। तो गढ़सारा कूट ताम्रपत्र से थोवरचंद के विषय में जानकारी मिलती है और ये ताम्रपत्र कहाँ प्राप्त हुआ? लोहाघाट में प्राप्त हुआ। लेकिन यशवंत सिंह कटोच जी ने अपनी बुक में एक जगह पे देखो क्या लिखा है, राजा थोवरचंद का गढ़सारी ताम्रपत्र, मतलब इसे राजा थोवरचंद का ही गढ़सारी ताम्रपत्र लिखा है। और एक जगह पे लिखा है कि ये अभयचंद का गढ़सारी ताम्रपत्र है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप इतना ध्यान रख के चलेंगे कि गढ़सारी या गढ़सारा जो ताम्रपत्र है इससे हमें थोवरचंद के विषय में जानकारी मिलती है, बस इतना ध्यान रखेंगे। ज्यादा डीप नहीं घुसना यार, ताम्रपत्र तो दुनिया भर के मिल रहे हैं इनके, कभी कहीं से मिल रहा है, कभी कहीं से मिल रहा है, तो इतना डीप नहीं जाना है, ठीक है। सीधे ध्यान रखेंगे कि गढ़सारा कूट ताम्रपत्र में हमें थोवरचंद का विषय में जानकारी मिलती है और उसमें थोरहत अभयचंद भी कहा गया है, यानी कुछ ना कुछ संबंध रहा होगा थोवरचंद और अभयचंद का, इसलिए यहाँ पर थोरहत अभयचंद दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये कहाँ से मिला है ये ध्यान रखेंगे, लोहाघाट से। अगला राजा है राजा त्रिलोकचंद। 1296 से 1303 ईस्वी में शासन किया और इसने साम्राज्य विस्तार किया, ठीक है। अभी तक देखेंगे हम छोटी सी जगह में रहते थे, कहाँ? ये राजा लोग, कुमाऊं के जो चंद राजा थे इतनी छोटी सी जगह में अभी तक अपना शासन कर रहे थे। लेकिन इसने क्या किया? छकाता पर आक्रमण किया, और छकाता कहा जाता था उस समय नैनीताल क्षेत्र को। तो छकाता नैनीताल क्षेत्र को आक्रमण किया और इसको अपने साम्राज्य में मिलाया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके अतिरिक्त इसने नैनीताल के अंतर्गत भीमताल एक जगह है, यहाँ पर एक किले का निर्माण भी करवाया। तो प्रश्न बन सकता है कि छकाता राज्य को जीतकर अपने राज्य में किसने मिलाया? तो ध्यान रखेंगे राजा त्रिलोकचंद ने छकाता राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाया और भीमताल में एक किला भी बनवाया। तो कुमाऊं तो इतना बड़ा है, देखो यहाँ, देखो लगभग, ठीक है। ये गढ़वाल है और ये कुमाऊं है। तो पूरे कुमाऊं में थोड़ी इनका शासन, कुमाऊं के चंद शासक बोलते ना। समय समय पर क्या होगा, कोई ना कोई राजा आएगा, प्रतापी राजा आएगा, वो शासन को बढ़ाता जाएगा, अपने साम्राज्य को बढ़ाएगा। अभी तो उनके पास केवल इतनी सी जगह है, देखो इतनी सी जगह, धीरे धीरे यहाँ जीतेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर एक बार पूरा आ जाएगा और एक बार फिर पूरा खत्म भी हो जाएगा। तो अभी ऐसा ना समझाए आप कि पूरा कुमाऊं इनके पास है, ठीक है। तो अब नैनीताल किसने मिलाया है? त्रिलोकचंद ने। तो राजा त्रिलोकचंद ने नैनीताल को अपने राज्य में मिलाया, छकाता, ठीक है। नैनीताल का पुराना नाम छकाता। राजा अभयचंद 1344 से 1374 का टाइम पीरियड है और इनके कुछ महत्वपूर्ण ताम्रपत्र हैं, इनको हमें याद रखना थोड़ा जरूरी है। 1360 ईस्वी का मानेसर चंपावत से मिला है, चंपावत के मादली नामक स्थान से मिला है ये शिलालेख, ठीक है। 1360 ईस्वी का मानेसर मंदिर शिलालेख कहाँ से मिला है? मादली चंपावत से। और इसकी खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर राम सिंह। तो राम सिंह ने खोज करी है और ऐसा माना जाता है कि पुत्र प्राप्ति की खुशी में ये शिलालेख खुदवाया था। किसने? राजा अभयचंद ने। तो पुत्र प्राप्ति की खुशी में कौन सा विलेख खुदवाया? मानेसर मंदिर शिलालेख। तो ये ध्यान रखेंगे, खोज किसने करी? डॉक्टर राम सिंह ने। इसके अतिरिक्त बालेश्वर मंदिर लघु स्तंभ लेख
ठीक है, कहाँ से मिला है? ये भी चंपावत से मिला है। इस अभिलेख से या इस स्तंभ लेख से हमें जानकारी मिलती है कि कीर्ति स्तंभ की स्थापना करी थी किसने? अभयचंद ने। और भूमिदान का उल्लेख हमें इस लघु स्तंभ लेख से मिलता है। इसके अतिरिक्त गढ़सारी ताम्रपत्र किसका है? वही अभी मैंने आपको बताया था ना, राजा अभयचंद का, जिसमें अभयचंद और दोनों का वर्णन मिला है। ठीक है, तो अभयचंद और दूसरा राजा कौन था जिसके बारे में आपको बताया था? याद कीजिए फटाफट से, थोवरचंद। तो अभयचंद और थोवरचंद का वर्णन किससे मिला है? गढ़सारी ताम्रपत्र से, और ये लोहाघाट से मिला है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण 1396 ईस्वी का चैकुनी बुरा शिलालेख है। किसका? अभयचंद का। 1396 ईस्वी का चैकुनी बुरा शिलालेख जो कि चंपावत से मिला है। और इस शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि सोर के राजा वीर ब्रह्मदेव व उसकी पुत्री देवी, कौन? रमा देवी। तो सोर के राजा वीर ब्रह्मदेव और उसकी पुत्री रमा देवी के बारे में जानकारी मिलती है। तो यार ये तो याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कोई कहानी नहीं सुना सकता, कोई लॉजिक नहीं लगा सकता, आपको याद करना पड़ेगा ये। ठीक है, 3-4 ही हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक तो 1360 का है, मानेसर पुत्र प्राप्ति की खुशी में, भैया खुशी हो गया, बेटा हो गया, तो क्या कर दिया? एक शिलालेख खुदवा दिया। कहाँ? मादली में, मादली गांव चंपावत में। बालेश्वर मंदिर कीर्ति स्तंभ की स्थापना की खुशी में, और भूमिदान का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। किसमें? इस स्तंभ लेख में। गढ़सारी ताम्रपत्र 1396 ईस्वी का चैकुनीपुरा शिलालेख। तो 4 हैं, याद कर लीजिए इन्हें। इसके बाद है राजा ज्ञानचंद और गरुड़ ज्ञानचंद या गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ की उपाधि दी गई थी इसलिए, और गरुड़ इसका राजकीय चिन्ह भी हुआ करता था, तो इसलिए इसको गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना जाता है। और टाइम पीरियड है इसका 1374 से 1419 ईस्वी तक, और 45 वर्ष तक इसने शासन किया। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजा है कुमाऊं में। विष्णु का उपासक है। ठीक है, और इसके जो समकालीन है कौन है, ये है कंफ्यूजन वाला प्रश्न। कोई भी इतिहासकार इसे नहीं बता सकता, इसलिए ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हर इतिहासकार ने अलग अलग लिखा है, किसी ने फिरोज तुगलक तो किसी ने मोहम्मद बिन तुगलक कहा है। तो आप दोनों को ध्यान करते हुए रखेंगे, दोनों को याद रखेंगे आप, फिरोज तुगलक भी और मोहम्मद बिन तुगलक भी। ज्यादा इतिहासकार नहीं बनना हमें, ठीक है ना, कि हाँ अब फेसबुक में व्हाट्सएप में क्वेश्चन डालना कि कौन था खोज में लग जाओ आप लोग। नहीं मिलेगा यार, उन इतिहासकारों को नहीं मिला जो लोग कब से इस पे शोध कर रहे हैं। तो इतना डीप घुसने की जरूरत नहीं, पर ध्यान रखेंगे फिरोज तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से एक इसका समकालीन हुआ करता था। पहला चंद राजा था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में, फिरोज शाह तुगलक भी हो सकता है और मोहम्मद बिन तुगलक भी हो सकता है। तो जो ऑप्शन में आएगा टिक मार देना बस। ठीक है, ऑप्शन में आएगा जो, वो भी अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन में आ गए तो प्रश्न डिलीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी ज्यादा। अब देख लेते हैं ज्ञानचंद और मोहम्मद बिन तुगलक का क्या संबंध था, हुआ क्या था, कि कैसे इनकी मुलाकात हुई थी। ज्ञानचंद के पिता के समय क्या था, तराई क्षेत्र पर रोहिलखंड के नवाबों ने अधिकार कर लिया था। ज्ञानचंद के पिता के समय जो ये है तराई का इलाका, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जो सबसे निचला वाला हिस्सा है, इस पर क्या हुआ, रोहिलखंडों के नवाबों ने अधिकार कर लिया था। और रोहिलखंड जो में कठेर राजा हुआ करते थे, कौन होते थे, कठेर भी कहते थे इसको। ठीक है, रोहिलखंड के राजा या कठेर राजा कह लीजिए आप। तो जब तराई पर इन कठेरों का अधिकार हो गया तो ज्ञानचंद ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक को एक लेटर भेजा और कहा भैया ये तराई वाला इलाका हमारा हुआ करता था, और इस समय दिल्ली का शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक, और ये शिकार करने गया था, इसको लेटर मिला ही नहीं। तो इसने क्या किया, ज्ञानचंद ने ये फिर से चले गया, कहाँ, सीधे मिलने चले गया दिल्ली के शासक के पास जहां पर ये शिकार करने गया था। और वहां पर इसने क्या किया, उड़ते गरुड़ को तीर से मार दिया। गरुड़ उड़ रहा था और तीर से मार दिया, और मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक ने इसको उपाधि दी थी गरुड़ की, और तब से ये बन गया गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, और गरुड़ ज्ञानचंद बन गया। तो इस प्रकार गरुड़ की उपाधि और तराई का क्षेत्र किसने दिया, ज्ञानचंद को फिरोज तुगलक ने। तो ध्यान रखेंगे तराई का क्षेत्र दिलवाने में मदद करी थी मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक ने। ठीक है, अब थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। कुमाऊं का पहला राजा गरुड़ ज्ञानचंद था जो फिरोज तुगलक के दरबार में गया, लेकिन एटकिंसन के अनुसार ये सुल्तान या तो मोहम्मद बिन तुगलक था या दौलत खान लोधी। अब एटकिंसन ने तीसरा नाम दे दिया यहाँ पे, दौलत खान लोधी। वैसे तो सभी इतिहासकारों ने एटकिंसन की कॉपी करी है। एटकिंसन का मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक या दौलत खान लोधी इनमें से एक कोई शासक था, लेकिन किसी किसी इतिहासकार ने फिरोज तुगलक को भी लिखा है। अब तीनों याद करके चलना भैया, फिरोज तुगलक,
मोहम्मद बिन तुगलक और दौलत खां लोधी। तो तीनों आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। एटकिंसन के अनुसार पूछ सकता है डायरेक्ट, ठीक है, हो सकता है एटकिंसन के अनुसार पूछ दे तो मोहम्मद बिन तुगलक दे दे ऑप्शन में और दौलत खान लोधी ना दे, तब तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक पे ही मानना पड़ेगा क्योंकि एटकिंसन के अनुसार पूछ रहे हैं। उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक ने दी, फिरोज तुगलक ने दी, कुछ पता नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे गरुड़ की उपाधि दी है। अब देख लेते हैं इसका जो वीर सेनापति था, ज्ञानचंद का वीर सेनापति कौन था? नीलू कटायत। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि नीलू कटायत ना किसका वीर सेनापति हुआ करता था। तो ये प्रश्न यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण होता है और इसने अपने ही सेनापति को मरवा दिया था। इसके पीछे काफी लंबी कहानी है। कहानी यह है कि नीलू कटायत की वीरता से प्रभावित होकर जस्सा कमलेखी इसे जलने लग गया था। जस्सा कमलेखी इसे जलने लग गया था, इसी के दरबार में रहा करता था और इसने इसके कान भर दिए ज्ञानचंद के कि ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, जो इतना प्रतापी सेनापति है वो कल के दिन आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए ज्ञानचंद को इसने कहा कि तुम ऐसा करो, उसको तराई भाबर वाला इलाका दे दो। और तराई भाबर वाला इलाका काफी गर्म इलाका हुआ करता था। मच्छरों की वहां पर इतना प्रकोप होता था कि मलेरिया नामक बीमारी वहां पर सबसे ज्यादा होती थी उस समय। तो तराई भाबर वाला गर्म इलाका देने के लिए कहा किसने? जस्सा कमलेखी ने ज्ञानचंद को। किसको दे दो? नीलू कठायत को, इसकी वीरता से खुश होकर। अब ज्ञानचंद ने क्या किया? नीलू कठायत को बुलाया और कहा कि तुमको क्या दिया जाता है? तराई भाबर का सरदार बनाया जाता है। इसके बाद नीलू कठायत को जब ये पता चला कि मुझे तराई बाबर का सरदार बना दिया गया तो ये काफी दुखी होता है और बिना पोशाक पहने ही कहा जाता है राजा के दरबार में चले जाता है, ज्ञानचंद के दरबार में, और बिना पोशाक दरबार चले जाता है और फिर बोलता है कि तुमने मेरी ईमानदारी, तुमने मेरी राजभक्ति का मुझे इतना अच्छा इनाम दिया है कि आपने मुझे उस क्षेत्र का वो दिया है जहाँ पर मतलब जीने की संभावना ना के बराबर है। तो काफी दुखी हो जाता है नीलू कठायत और इसके बाद जस्सा कमलेखी फिर ज्ञानचंद के कान भरता है कि देखो इसने क्या किया, बिना पोशाक पहने ही कहा है ज्ञानचंद तुम्हारे दरबार में ये आ गया। तो सोचो ये कल के दिन कुछ भी कर सकता है। इसके बाद इसके दो पुत्र रहते हैं, ठीक है, कौन? सुज्जू व वीरू। सुज्जू व वीरू को जस्सा कमलेखी क्या कर लेता है? पकड़वा देता है। ये नीलू जो कठायत की पत्नी रहती है ना, वो अपने पुत्रों को भेजती है किसके पास? ज्ञानचंद के पास, कि बोलते हैं यार, समझाते हैं, बात करते हैं आपस में, सब कुछ सही हो जाएगा। राजा से क्या करो? मतभेद मत रखो, राजा से मतभेद मत रखो। तो सुज्जू और वीरू को क्या करते हैं? भेजते हैं मनाने के लिए, कहाँ? राजा ज्ञानचंद के पास। जस्सा कमलेखी इनको पकड़ लेता है और आंखें फुड़वा देता है इनकी, किससे? ज्ञानचंद से। तो ज्ञानचंद नीलू कठायत के पुत्रों को क्या कर देता है? इनकी आंखें फुड़वा देता है। नीलू कठायत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये क्या करता है फिर? जस्सा कमलेखी को मार देता है और ज्ञानचंद को ये छोड़ देता है। तो बस इतनी सी कहानी है इसमें कि नीलू कठायत जस्सा कमलेखी को मार देगा लेकिन ज्ञानचंद को छोड़ देगा, और ज्ञानचंद को छोड़ देगा लेकिन ज्ञानचंद नीलू कठायत को नहीं छोड़ेगा। समय देखते ही, मौका देखते ही ज्ञानचंद क्या करेगा? नीलू कठायत को मरवा भी देगा। तो इस प्रकार ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को मरवा दिया, अपने ही सेनापति को। रौत उस जागीर को कहा जाता था जो किसी मनुष्य को असाधारण बहादुरी करने के लिए दी जाती थी, अर्थात बहादुरी का कार्य करने पर दी जाने वाली भूमि। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि राजा ज्ञानचंद ने रौत भूमि प्रदान करी थी, किसको? नीलू कठायत को। तो रौत किसको कहा जाता है? उस जागीर को जो किसी मनुष्य को असाधारण बहादुरी करने के लिए दी जाती है, अर्थात बहादुरी कार्य करने पर दी जाने वाली भूमि। और जो फैक्ट है इससे संबंधित, ज्ञानचंद से संबंधित, सेरा खड़कोट के ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजाधिराज कहा गया है। इस ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद ने 1420 ईस्वी तक राज्य किया। वैसे तो हमने कितना लिखा है टाइम पीरियड? 1419 तक लिखा है, लेकिन इस ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद ने 1420 ईस्वी तक राज्य किया है। लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि सेरा खड़कोट के ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजाधिराज कहा गया है। प्रश्न ऐसा बन सकता है कि किस ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजाधिराज कहा गया है। अगला प्रश्न, अगला यहाँ पे ज्ञानचंद भगवान विष्णु का उपासक था, ये मैंने आपको बता ही दिया है। राज चिन्ह ज्ञानचंद का क्या था? गरुड़ था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब ज्ञानचंद के कुछ अभिलेख देख लेते हैं या ताम्रपत्र देख लेते हैं। रैगांव स्तंभ लेख, ठीक है, ज्ञानचंद का कौन सा है? रैगांव स्तंभ लेख 1367 ईस्वी का। अगला है चामी गुरयुड़ा ताम्रपत्र, ये कहाँ से मिला है? ये भी चंपावत से मिला है। राजा अभयचंद के वार्षिक श्राद्ध के उपरांत ज्ञानचंद द्वारा भूमिदान का उल्लेख मिलता है। इस दान पत्र से राजा अभयचंद की मृत्यु 1378 निश्चित होती है। तो
चामी गुरियुड़ा ताम्रपत्र ध्यान रखेंगे कहाँ से मिला है, चंपावत से मिला है। और राजा अभयचंद के वार्षिक श्राद्ध के उपरांत ज्ञानचंद द्वारा भूमिदान का उल्लेख हमें इस ताम्रपत्र से मिलता है। इसके अतिरिक्त ज्ञानचंद के महत्वपूर्ण ताम्रपत्र कौन से? गोबासा ताम्रपत्र चंपावत से मिला है 1418 ईस्वी में। सीधे प्रश्न बन सकता है कि गोबासा ताम्रपत्र 1418 ईस्वी में जो मिला है उसका संबंध किस शासक से है? तो ज्ञानचंद से। किमवाड़ी, ठीक है, किमवाड़ी चंपावत में है एक जगह, वह मादली में, ये भी चंपावत में एक जगह है, यहाँ से भी इसके ताम्रपत्र मिले। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है गोबासा और चामी गुरियुड़ा ताम्रपत्र। ठीक है, अगले राजा पे आते हैं, राजा उद्यानचंद। इसके दादा ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को धोखे से मरवा दिया था। ठीक है, डायरेक्ट हम उद्यानचंद पे आ गए, बीच के एक दो राजा छूट गए। ठीक है, 1400, एक मिनट, कब तक बताया था मैंने शासन इसका? 1419-20 तक कोई राजा नहीं छूटा है। इसके बाद ये जब राजा बना उद्यानचंद, ठीक है, 1420 से 1421 तक मात्र 1 साल शासन किया और इसके दादा ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को धोखे से मरवाया था। ठीक है, और नीलू कठायत के दोनों लड़कों की आंखें भी निकलवा दी थी, जिस कारण उद्यानचंद को काफी ग्लानि महसूस होती थी। इस कारण उद्यानचंद ने अपने 1 साल के शासन के काल के दौरान कई मंदिर बनवाए, नौले बनवाए और ब्राह्मणों से पूजा पाठ व अनुष्ठान का काम करवाया। और सबसे महत्वपूर्ण जो करवाया काम, वो करवाया चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार। सबसे महत्वपूर्ण चंपावत जो मंदिर है, बालेश्वर मंदिर उसका जीर्णोद्धार करवाया। और सहयोग किसने किया? कुंज शर्मा तिवारी द्वारा। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार उद्यानचंद ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया। जीर्णोद्धार अलग चीज हो गई, निर्माण अलग चीज हो गया। जीर्णोद्धार का मतलब है मरम्मत करवाना, कोई मंदिर टूट चुका है तो उसकी मरम्मत करवाना। ठीक है, तो अगर जीर्णोद्धार कहेंगे हम तो उसका मतलब ये बैठता है कि बालेश्वर मंदिर पहले से ही बन चुका था और फिर उद्यानचंद ने उसका जीर्णोद्धार करवाया। लेकिन बद्रीदत्त पांडे जी ने अपनी किताब में लिखा है कि उद्यानचंद ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो हम मान के चलेंगे कि बद्रीदत्त पांडे को हम सही मान के चलेंगे, तो उद्यानचंद ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो इस मंदिर के बारे में अभी काफी कुछ जानेंगे। हम देखते हैं बालेश्वर मंदिर। तो बालेश्वर नाम के 3 मंदिर हैं उत्तराखंड में। एक है चंपावत में जिसका निर्माण उद्यानचंद ने करवाया, जिसकी चर्चा हम अभी तक कर रहे थे। एक मंदिर जागेश्वर अल्मोड़ा में है और एक है थल पिथौरागढ़ में, जो कि पूर्वी रामगंगा नदी के किनारे नागर शैली में बना हुआ है। और इसका जीर्णोद्धार कौन करवाएगा? उद्योचंद। ये बाद में आएगा, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं चंपावत का जो मंदिर है उद्यानचंद द्वारा जो बनाया गया था। कीर्ति स्तंभ पर उत्कीर्ण शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण काल 1371 बनता है। डी शर्मा जी ने लिखा है अपनी किताब में। बहुत कंफ्यूजन है यार, आपको बहुत सोच समझ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है सब चीजों का फैक्ट लेके आया हूँ, तोड़ निचोड़ करके लेके आया हूँ। जो कीर्ति स्तंभ है इस मंदिर पर उत्कीर्ण जो शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण काल 1371 बनता है। डी शर्मा जी ने अपनी बुक में लिखा है। लेकिन परीक्षावाणी में लिखा है कि बालेश्वर मंदिर समूह का निर्माण 1272 ईस्वी में चंद राजाओं ने करवाया था। तो दोनों ध्यान रख के चलेंगे आप, कहाँ से पेपर बन जाए। वैसे ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं मेरे हिसाब से, बस ये ध्यान रखना। बालेश्वर मंदिर समूह का निर्माण 1272 में चंद्र राजाओं ने करवाया था। प्रश्न यहाँ से ऐसा बन सकता है, बालेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चंद शासकों द्वारा, कार्तिकेयपुर, कत्यूरी, पंवार, इस टाइप से प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। तो बालेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किसने करवाया? चंद राजाओं ने करवाया। ये परीक्षावाणी में ऐसा लिखा गया। जबकि मानस खंड में कहा गया है कि इसकी स्थापना वानर राज बाली के द्वारा की गई थी। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं कि स्थापना किसने करी है, किसने बनाया? उद्यानचंद ने। लेकिन मानस खंड में कहा गया है कि इसकी स्थापना वानर राज बाली के द्वारा की गई है। चंद शासक विक्रमचंद ने भी इस मंदिर की मरम्मत करवाई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि विक्रमचंद ने भी इस मंदिर की मरम्मत करवाई थी। और अंतिम मरम्मत किसने करवाई? 1796 में गोरखा सूबेदार महावीर थापा द्वारा। तो इस मंदिर की, बालेश्वर मंदिर की अंतिम मरम्मत 1796 ईस्वी में गोरखा सूबेदार महावीर थापा द्वारा करवाई गई थी। यहाँ से एक प्रश्न आया था एग्जाम में, थोड़ा इस पे भी चर्चा करेंगे। इस मंदिर से कत्यूरी शासक देसठ देव का 10वीं शताब्दी का ताम्रलेख, नेपाल शासक कराचल देव का 1223 ईस्वी का ताम्रलेख, 1410 ईस्वी में ज्ञानचंद व 1423 ईस्वी में उद्यानचंद का लेख प्राप्त हुआ है। तो इस मंदिर से काफी लेख, ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं। जैसे पंवार राजाओं के कहाँ से प्राप्त होते थे? ठीक है, देवप्रयाग के मंदिर से। ठीक है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मैक्सिमम लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी देख रहे हैं हम, बालेश्वर मंदिर समूह से काफी राजाओं के हमें ताम्रपत्र मिलेंगे। तो इसमें से जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कराचल देव वाला। हो सकता है देसठ देव का पूछ दे अब। ठीक है,
1410 ईस्वी में ज्ञानचंद का भी मिला है, 1423 में उदयनचंद का भी मिला है। इसके अतिरिक्त रुद्रचंद्र व विक्रमचंद का भी यहाँ से एक लेख प्राप्त हुआ है इस मंदिर से। अब प्रश्न क्या आया था देख लेते हैं। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऑप्शन में क्या क्या थे? सुहलदेव, याहदेव, कराचल देव और चंद्रदेव। तो इसका उत्तर हो जाएगा कराचल देव। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नेपाल शासक कराचल देव का 1223 ईस्वी का ताम्रलेख मिला है कहाँ से? इस मंदिर से। तो हो सकता है अगली बार सन भी पूछ दे तो 1223 में मिला था ये कराचल देव का। और ये प्रश्न आया था 25 नवंबर 2018 को। व्यक्तिक सहायक, अपर निजी सचिव, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी और कई पेपर एक साथ हुए थे। सबका मिक्स पेपर हुआ था, एक ही पेपर हुआ था। तो उत्तर था कराचल देव। नोट में लिखेंगे चंपावत के बालेश्वर मंदिर से 1223 ईस्वी में जो कराचल देव का लेख मिलता है ना, उसमें 10 मांडलिक राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। कितने राजा? 10 मांडलिक राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। अभी खत्म राजा चल रहे हैं यार अभी, इसलिए आपको ना थोड़ा बोरियत आ रही होगी सीधे बस ये याद करने वाला काम है। राजा विक्रमचंद, ठीक है। बालेश्वर मंदिर से ताम्रपत्र मिला इसका भी। इस ताम्रपत्र से पता चलता है कि विक्रमचंद ने भी बालेश्वर मंदिर की मरम्मत करवाई थी और यह ताम्रपत्र श्री कुंज शर्मा नामक ब्राह्मण के नाम का है। तो विक्रमचंद ने भी जीर्णोद्धार पूरा करके ये देखिए श्री कुंज शर्मा तिवारी। तो बालेश्वर मंदिर के निर्माण में किसने सहयोग दिया था? श्री कुंज शर्मा तिवारी ने। और ये किसके समय थे? बद्रीनाथ पांडे ने तो उदयनचंद के समय लिखा है, ठीक है। लेकिन अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग टाइम पीरियड दिया है इनका। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि श्री कुंज शर्मा ने किसको सपोर्ट किया था? इस मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही, इतना आप याद कर लीजिए। आज मैंने काफी